पोकेमॉन टाइमलाइन के पिछले एपिसोड में जैसा कि आप सभी ने देखा था कि ऐश आखिरकार एलीट फोर के 3 मेंबर्स को हराने के बाद यहाँ पर सीबोल्ट के साथ मुकाबला करने आता है, पर सीबोल्ट यहाँ पर मुकाबला करने से मना कर देता है। ऐश से मिलने के बाद सीबोल्ट कहता है, मुझे पता है ऐश, तुम भी बाकियों की तरह मुझे चैलेंज करने ही आए हो, पर माफ़ करना, मेरे पास तुमसे बैटल करने के लिए कोई अच्छा खासा रीज़न नहीं है, और वैसे भी अब बैटल से ज़्यादा मुझे कुकिंग करना ज़्यादा पसंद है। ऐश कहता है, सीबोल्ट, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टक्कर का नहीं हूँ तो मैं बता दूँ कि मैं पहले से 3 एलीट फोर के मेंबर को हरा चुका हूँ, और मेरे ख्याल से ये रीज़न काफ़ी होगा ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे टक्कर का ओपोनेंट हूँ। सीबोल्ट कहता है, लगता है अब तुमसे बैटल करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम 3 पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे। तो अब सीबोल्ट और ऐश के बीच बैटल होने वाली है। तो यहाँ पर सीबोल्ट का जो पहला पोकेमॉन होता है वो होता है ग्याराडोस। सीबोल्ट के ग्याराडोस के साथ लड़ने के लिए ऐश पीकाचू को चुनता है। दोनों के बीच अच्छी खासी बैटल होती है और जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ते रहती है ये मुकाबला और भी ज़्यादा इंटेंस होने लगता है। एक मोमेंट पर पीकाचू थंडर अटैक करता है, पर ग्याराडोस अपने ड्रैगन रेस से उसे ब्लॉक कर देता है और अपने हाइपर बीन की मदद से पीकाचू को घायल कर देता है। पर इससे पीकाचू नहीं रुकता और वो वोल्ट टैकल अटैक करने की कोशिश करता है। पर इस बार जैसे ही वोल्ट टैकल करते हुए पीकाचू ग्याराडोस के करीब आता है, ग्याराडोस तभी उस पर प्लेन थ्रोअर अटैक करता है, जिसकी वजह से पीकाचू बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। सीबोल्ट कहता है, ऐश, तुम्हारी बातों में जितना दम है तुम्हारे एक्शंस में उतना दम नहीं लग रहा। इस बार ग्याराडोस फिर से हाइड्रो पंप अटैक करता है, पर पीकाचू हाइड्रो पंप के अटैक के अंदर से जाकर ग्याराडोस के ऊपर थंडर अटैक कर देता है और इस बार ग्याराडोस हार जाता है। सीबोल्ट का दूसरा पोकेमॉन होता है स्टार्मी। इसके जवाब में ऐश चुनता है अपने सेप्टाइल को। सेप्टाइल और स्टार्मी के बीच भी अच्छी खासी बैटल होती है और शुरुआत में यहाँ पर सेप्टाइल स्टार्मी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। यहाँ पर सेप्टाइल लीप स्टॉर्म, लीप ब्लेड और कई सारे ऐसे ही मूव का इस्तेमाल करता है। स्टार्मी भी वाटर गन, हाइड्रो पंप और साइकिक अटैक जैसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता रहता है। पर मुकाबले में एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों ही पोकेमॉन बुरी तरह से थक जाते हैं। तभी सेप्टाइल स्टार्मी के ऊपर एक लीप ब्लेड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यहीं पर स्टार्मी एक बहुत ही पावरफुल साइकिक अटैक सेप्टाइल के ऊपर करता है, जिसकी वजह से सेप्टाइल यहाँ पर हार जाता है। इसके बाद ऐश फिर से पीकाचू को चुनता है और पीकाचू और स्टार्मी के बीच भी हमें एक ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलती है, बट एट द एंड यहाँ पर पीकाचू अपने थंडर अटैक की मदद से स्टार्मी को हरा देता है। सीबोल्ट कहता है, मानना पड़ेगा ऐश, मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपने इस पोकेमॉन का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सीबोल्ट का आखिरी पोकेमॉन होता है ब्लास्टॉय। ब्लास्टॉय यहाँ पर पीकाचू पर हाइड्रो पंप अटैक करता है, पर पीकाचू पहले से ही ग्याराडोस और स्टार्मी के साथ हुए लड़ाई में जख्मी होता है। इसी वजह से वो थोड़ी देर तक किसी तरह हाइड्रो पंप अटैक को सह लेता है। ब्लास्टॉय के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार थंडर अटैक करता है, जो कि सीधे सीधे ब्लास्टॉय के सामने आकर लगता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर जैसे ही धूल हटती है हमें देखने को मिलता है ब्लास्टॉय वो ऐसे खड़ा है जैसे कि उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। सीबोल्ट कहता है, ठीक है ऐश, तुम्हारा पीकाचू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर मेरे ब्लास्टॉय जितना नहीं। इसके बाद ब्लास्टॉय ड्रैगन पल्स अटैक करता है और ये पीकाचू पर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हिट होता है और यहाँ पर पीकाचू हार जाता है। अब ऐश के पास बचा था सिर्फ एक पोकेमॉन और ऐश का आखिरी पोकेमॉन होता है लुकारियो। तो ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और वही सीबोल्ट भी अपने ब्लास्टॉय को मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा लुकारियो और मेगा ब्लास्टॉय के बीच बहुत ही अच्छी खासी बैटल होती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं, पर एक मोमेंट पर ऐसा आता है जब लुकारियो ब्लास्टॉय के ऊपर भारी पड़ने लगता है। मेगा ब्लास्टॉय इसके बाद लगातार 2 बार ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल लुकारियो के ऊपर करता है और लुकारियो अपने बिग ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल करने लगता है, पर इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है और इतने वक्त के दौरान ब्लास्टॉय बहुत ही ज़ोरदार हाइड्रो पंप अटैक लुकारियो के ऊपर कर देता है। लुकारियो किसी तरह टिका रहता है और अपने ऑरा ब्लास्ट को ब्लास्टॉय के ऊपर छोड़ देता है और आखिरकार ये अटैक ब्लास्टॉय को लग जाता है और इस बार ब्लास्टॉय हार जाता है। सीबोल्ट कहता है, मानना पड़ेगा ऐश, मुझे लगा नहीं था कि इतने दिनों के बाद कोई ट्रेनर मुझे आकर हरा पाएगा। इसके बाद सीबोल्ट कहता है, वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक चार्जार्ड भी है, क्यों ना तुम अपने चार्जार्ड को भी मेगा इवॉल्व कर दो, इससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
इसके बाद सीबोल्ट ऐश को एक मेगा स्टोन दे देता है और कहता है कि ये चार्जार्ड का मेगा स्टोन है, पर तुम्हें अपना मेगा स्टोन खुद ढूंढना होगा, जो कि तुम्हें मेरे ख्याल से शायद रॉकी आइलैंड में मिल जाए। उस आइलैंड पे हर एक तरह के मेगा स्टोन मिल जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा वाला भी वहीं पर मिल जाएगा। ऐश सोचता है कि अगर मुझे जियोवानी और उसके शाइनी म्यूटू को हराना है तो मुझे अपने पोकेमॉन्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, और अगर चार्जार्ड मेगा इवॉल्व हो गया तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसके बाद ऐश फेरी लेकर रॉकी आइलैंड की ओर चला जाता है और आखिरकार ऐश रॉकी आइलैंड पहुंच जाता है और फेरी से उतरते ही आइलैंड पे थोड़ी देर घूमने के बाद आखिरकार उसे वो वोल्केनो मिल जाता है जहां पर चार्जार्ड का स्टोन है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है उसके सामने मोल्ट्रेस आ जाता है और अगर उसे चार्जार्ड का मेगा स्टोन चाहिए तो उसे मोल्ट्रेस को हराना पड़ेगा। मोल्ट्रेस से लड़ाई करने के लिए ऐश यहाँ पर ग्रेनिंजा को चुनता है और उसे पता था कि वो ऐसे तो जीत नहीं सकता, तो इसलिए वो ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है। मोल्ट्रेस और ग्रेनिंजा के बीच बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पर मोल्ट्रेस बुरी तरह से ग्रेनिंजा को डोमिनेट करता है। पर आखिरकार एक ओपनिंग ग्रेनिंजा को भी मिल जाता है जब वो अपने बिगेस्ट वाटर शूरिकेन का इस्तेमाल मोल्ट्रेस के ऊपर कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच अच्छी खासी बैटल होने लगती है, बट एट द एंड यहाँ पर मोल्ट्रेस अपने फायर अटैक की मदद से ग्रेनिंजा को हरा देता है। पर मोल्ट्रेस बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ग्रेनिंजा ने उसे बहुत अच्छी खासी टक्कर दी थी, तो वो कहता है कि ऐश तुम अपने मेगा स्टोन को ले सकते हो, और ऐश आगे बढ़ते हुए अपने मेगा स्टोन को ले लेता है। मेगा स्टोन को हासिल करने के बाद ऐश को इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी थी, इसलिए वो रॉकी आइलैंड पर रहकर ही काफ़ी दिनों तक चार्जार्ड के साथ ट्रेनिंग करता है और आखिरकार वो चार्जार्ड के साथ मेगा एवोल्यूशन करने में एक्सपर्ट हो जाता है। और आखिरकार अब 1 महीना भी हो चुका है और जियोवानी टूर्नामेंट अब शुरू ही होने वाला है, और अब ऐश फेरी लेकर कैंटो रीजन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और कुछ दिनों के सफ़र के बाद आखिरकार ऐश यहाँ पर कैंटो रीजन के नॉर्थ आइलैंड में पहुँच जाता है, जहाँ पर जियोवानी टूर्नामेंट अब बस शुरू ही होने वाला है। और इसके बाद ऐश सीधा जाकर रेड से मुलाकात करता है। ऐश कहता है, रेड लगता है इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद तुम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए होगे। रेड कहता है कि तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। इसके बाद दोनों मिलकर उस स्टेडियम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जियोवानी टूर्नामेंट एक्चुअल में होने वाला है, और दोनों ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को लेकर सिर्फ 16 ट्रेनर ही इस जियोवानी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो पाए हैं। रेड और ऐश ये गौर करते हैं कि इस टूर्नामेंट में 16 ट्रेनर में से कई सारे चैंपियन और एलिट फोर के मेंबर्स भी शामिल हैं। ऐश कहता है कि एलिट फोर के मेंबर्स भला इस टूर्नामेंट में कैसे क्वालिफाई हो गए। रेड यहाँ पर ऐश को समझाता है कि देखो, कैंटो रीजन का कोई भी एलिट फोर का मेंबर अगर जोडो रीजन के सारे एलिट फोर के मेंबर्स को हरा दे तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐश ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि अब आखिरकार उसे कई सारे एलिट फोर के मेंबर्स और चैंपियंस के साथ मुकाबला करने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या ऐश और रेड इस टूर्नामेंट में कई सारे चैंपियंस और एलिट फोर के मेंबर्स का सामना करके जियोवानी के प्लान को नाकामयाब कर पाएंगे या फिर नहीं।